हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बेहतरीन है और अपनी पढ़ाई बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर अब बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। तो अपनी तैयारी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे और मुझे पता है कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे होंगे। इस सर्दी में भी आप लोग अपने पूरे जोश जुनून को बनाए रखे होंगे और इसी तरीके से अपने जोश को बनाए रखें, क्योंकि यही जोश आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास के अंदर मैं लेके आया हूँ टॉप 40 क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इस चैनल पर लगातार अब वीडियोस आती रहेंगी बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए, और बहुत जल्द आप लोगों के सामने आकाश सर भी आने वाले हैं, तो आप बेफिक्र रहें और आप टेंशन फ्री होकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं यहाँ पे। तो आज के स्क्रीन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं और सारे के सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए उठाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की एसआई यूनिट क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा है। वैद्युतशीलता का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, तो फटाफट से जवाब दीजिए क्या है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ए इज द राइट आंसर। तो याद रखना। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर माइनस के 12, और यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी एक यूनिट और होती है, यानी कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये बराबर होता है बच्चों हमारा किसके? तो ये हमारा बराबर होता है किसके? फैराड अपॉन मीटर के बराबर भी होता है। किसके? फैराड अपॉन मीटर के बराबर भी होता है। सपोज मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन के अंदर ये वाला ऑप्शन ना देखे, ये वाला ऑप्शन दे दिया होता फैराड अपॉन मीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाता फैराड अपॉन मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये मैंने कैपेसिटर से बताया था किस तरीके से। और अगर मैं आपसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं क्या? वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? तो 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताइए। तो आप लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो E इक्वल्स टू होता है, वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? E से। तो E इक्वल्स टू होता है F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होता है। तो अगर यहां से यूनिट देखो तो क्या हो जाएगी बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम। तो ऑप्शन देखिए, क्या न्यूटन अपॉन कूलाम है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। और इसकी एक यूनिट और होती है, मैं आपको अगर बता दूं, इसकी एक यूनिट और होती है, वो होती है बच्चों वोल्ट अपॉन मीटर। भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट अपॉन मीटर, ये भी इसी का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? यानी इससे पहले वैद्युत क्षेत्र के मात्रक थे तो न्यूटन अपॉन कूलाम था, वोल्ट अपॉन मीटर भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक था। इनमें पूछा है कि कौन सा मात्रक नहीं है। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करूं तो न्यूटन अपॉन कूलाम यानी एफ अपॉन क्यू, ये तो ऑप्शन है, यानी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। वोल्ट अपॉन मीटर ये भी होता है। तो जूल अपॉन कूलाम, तो जूल अपॉन कूलाम होता है क्या? चलिए बेटी फटाफट से बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर थर्ड कैसे हो जाएगा सर? अगर सॉरी, ऑप्शन नंबर थर्ड कैसे हो जाएगा? तो ये वाली यूनिट तो सबको पता है कि ये वाली होती है, ये आपने पढ़ी है, वोल्ट अपॉन मीटर भी होती है। ये वाली कैसे होती है? जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा अभी कि आप जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है? तो E इक्वल टू मैंने अभी फॉर्मूला बताया, क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट होता है। F अपॉन क्यू नॉट होता है। तो यहां से अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो यूनिट क्या होगी बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूटन इंटू मीटर जो होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों? न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? तो ये होता है बच्चों क्या? वर्क। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। यानी न्यूटन इंटू मीटर क्या बन जाता है? जूल। और ये क्या बन जाता है? कूलाम। क्या बन जाता है? कूलाम। तो इसका ये हो जाएगा। तो यानी ये वाला मात्रक है कूलाम इंटू मीटर, सॉरी ये वाला। ठीक है, तो यानी कि ये वाला भी मात्रक
वैद्युत क्षेत्र का होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ये नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बच्चों, फाई इक्वल टू क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है ई ए, क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहां से अगर मैं देखूं विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का अगर यहां से देखो तो ये हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एक तो ये यूनिट है, तो यहाँ पे कोई है ऐसा नहीं, और एक ये यूनिट होती है, और एक होता है बच्चों क्या, बोल्ट, बोल्ट इंटू मीटर। ये भी किसका मात्रक होता है बच्चों, वैद्युत सॉरी वैद्युत फ्लक्स का। तो इसमें देखिए कौन सा है, ये तो हमारा किसका होता है, न्यूटन अपॉन कूलम विद्युत क्षेत्र का होता है, विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। बोल्ट अपॉन मीटर ये भी विद्युत क्षेत्र का होता है, फ्लक्स की बात कर रहा है, तो बोल्ट अपॉन मीटर, तो ये नहीं, सॉरी ये वाला। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ये वाला हमारा वैद्युत क्षेत्र का होता है, और ये भी हमारा किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोल्ट अपॉन मीटर। यानी कि इसका अगर मैं बात करूं यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर और वोल्ट इंटू मीटर, ये दोनों मात्रक किसके होते हैं, वैद्युत फ्लक्स के होते हैं। किसके होते हैं, विद्युत फ्लक्स के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश कितना है बच्चों, क्यू ई, यानी आवेश कितना है, इस पर स्मॉल ई है, तथा द्रव्यमान स्मॉल एम है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, इसका त्वरण क्या होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए भाई, इसका त्वरण देखना है बच्चों। अगर मैं यहां से त्वरण की अगर बात करूं तो आप लोग जानते हो वैद्युत बल क्या होता है बच्चों, वैद्युत बल होता है F इक्वल टू क्यू ई, और कूलाम के नियम से, कूलाम का जो दूसरा नियम है उससे क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम ए। तो ये रखा मैंने यहाँ पे एम ए। अब यहाँ पे आवेश, आवेश कितना दे रखा है इलेक्ट्रॉन पे, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, तो त्वरण निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल ए की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है भाई, चांदी का मैंने आप लोगों को बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मैंने बताया था माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, परावैद्युतांक कहते थे। अब परावैद्युतांक कहते थे, मैंने बताया था कि अगर के की वैल्यू 1 होती है तो वो किसके लिए होती है, एयर के लिए। तो के की वैल्यू जो 1 होती है ये किसके लिए बच्चों, एयर के लिए। किसके लिए बच्चों, एयर के लिए। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये वैल्यू किसकी है बच्चों, एयर के लिए होती है, एयर के लिए। के का मान 1 होता है एयर के लिए, वैक्यूम के लिए। जीरो, जीरो हमारा होता ही नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने बताया था एक से एक, लगभग एक या एक से बड़ी होती है। तो अगर बात करता हूँ चांदी, तो चांदी हमारा मेटल है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। कि जितने भी मेटल्स होती हैं तो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बच्चों वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पर पी विद्युत ध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किए गए कार्य निकालना। बच्चों हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो अगर हमें यहाँ पे कृत कार्य निकालना है तो यहाँ पे एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था बच्चों कि टॉ इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारा, टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे टॉ इक्वल टू पीई, साइन कितना दे रखा है, 90 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है। कितने पे, 90 डिग्री के कोण पर घुमाया। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, टॉ इक्वल टू पीई हो जाएगा। टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एक समान बल का अनुभव करता है। यानी कि एक यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रत्येक पॉइंट पर यानी एवरी पॉइंट पर समान फोर्स का फील करता है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ऑब्वियसली बात है अगर प्रत्येक पॉइंट पर हम चेक करें और समान बल फोर्स, समान फोर्स फील कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। यानी यूनिफॉर्म ही होगा, वो भी कैसा होगा बच्चों, यूनिफॉर्म। यानी प्रत्येक पॉइंट पर अगर हम चेक करें और फोर्स की वैल्यू सब जगह पे सेम आ रही है तो इसका मतलब वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 20 वोल्ट तक आवेशित करने में संचित ऊर्जा निकालनी है। अगर मैं बात करूं बच्चों
माइक्रोफेरेड। क्या बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे माइक्रोफेरेड, यानी कि माइक्रो धारिताओं किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सी से। कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे, 100 माइक्रोफेरेड। तो अगर 100 माइक्रोफेरेड दे रखा है तो आपको माइक्रोफेरेड को पहले चेंज करना पड़ेगा। माइक्रो को चेंज किया तो ये किसमें चेंज हो गया बच्चों, फेरेड में चेंज हो गया, ठीक है। तो फाइनली अब उसके बाद बच्चों 10 वोल्ट तक, यानी V की वैल्यू कितनी दे रखी है, वोल्टेज हमें दे रखा है कितना, 10 वोल्ट। कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है मुझे। और आपसे पूछिए संचित ऊर्जा, तो ऊर्जा, संचित ऊर्जा पूछिए, यानी कि आपसे ऊर्जा पूछिए, तो ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं U से। तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पे कि U इक्वल टू होता है, U इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहां से रख दीजिए U बराबर 1/2, C की वैल्यू कितनी है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, 100 का मतलब है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यानी 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, और V कितना दे रखा है बच्चों, 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो U की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2 इंटू, और ये हो जाएगा 10 की पावर -4 इंटू 100। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना निकल के आएगा बच्चों, 2 से कैंसिल करेंगे 100 को, कितना है 50 इंटू 10 की पावर -4। तो ये हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यूनिट किसमें होगी बच्चों, ये जूल में होगी। किसमें होगी, जूल में होगी। यूनिट हमारी किसमें होगी, ये जूल में होगी, ठीक है। याद रखिए, पॉइंट को अगर मैं अरेंज करूंगा तो पॉइंट यहाँ पे आएगा बच्चों 5 पॉइंट, और 10 की पावर -3, एक जीरो से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 पावर बचेगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, वैद्युत ध्रुव के कारण केंद्र से दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध क्या होता है, ई और वी में। तो आप लोग जानते हैं इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आप जानते हो E इक्वल टू क्या होता है, V/D। जब संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ा था तो जैसे कि दो पैरेलल संधारित्र होते तो इनकी बीच की दूरी क्या होती थी, स्मॉल d होती थी, और इनके बीच में K परावर्तन रखते थे, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता था जब दोनों प्लेटों को पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज देते थे तब। तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू V/D। लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी वहां पे स्मॉल d थी, बट यहाँ पे प्लेटों के बीच की दूरी उसने क्या बोला है, स्मॉल r मान ली है, इसलिए तो रिलेशन क्या होगा, E इक्वल टू V/R। और इसी फॉर्मूले से बच्चों हमारी ये यूनिट निकल के आती है वैद्युत क्षेत्र की, तो वो निकल के आती है वोल्ट अपॉन मीटर। यहीं से निकल के आती है वोल्ट अपॉन मीटर, यानी बी का वोल्ट और रेडियस को किसमें मेजर करेंगे हम, मीटर में, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या हो जाएगा बच्चों, जूल अपॉन कूलम ही होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो याद रखिएगा, और इसी को हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, वोल्ट होती है विद्युत विभव की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, भाई किस किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, पूछा जाता है। बच्चे इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं उसने पूछा क्या है, किसी चालक की, क्या बच्चों उसने पूछा क्या है, किसी चालक की प्रतिरोधकता पूछी है। क्या पूछी है, प्रतिरोधकता पूछी है उसने, प्रतिरोधकता पूछी है उसने, ठीक है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता बोले तो रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो रेजिस्टिविटी बच्चों किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखना रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड किस पे करती है, एक टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। तो लंबाई, मोटाई, पदार्थ, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। यानी पदार्थ पर डिपेंड करती है कि पदार्थ का नेचर क्या है, यानी कि जितनी भी मेटल्स होती है सबकी एक अपनी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो याद रखना लेंथ, मोटाई, इन सब पे जो डिपेंड करता है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, याद रखिएगा, ठीक है इस बात को। चलिए नेक्स्ट, दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है। अच्छा, इसका डायग्राम रहेगा, इस क्वेश्चन को स्किप करिए। नेक्स्ट, आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर है, वेग से गति कर रहा है, आवेश पर लगने वाला बल बताइए। अब भाई ध्यान से समझिएगा, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, F इक्वल टू, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि F इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसने बोला है
आवेश पर लगने वाले बल का मान पूछा है। तो भाई अब एक बात बताओ, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल चलता है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और कोई आवेश इसके पैरेलल चलता है, तो चुंबकीय क्षेत्र और हमारे आवेश के बीच में कोई एंगल बना? नहीं बना। जब भी बच्चों क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र और आवेश में जब भी अगर देखें हम यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे यानी चुंबकीय क्षेत्र और उसके वेग में अगर कोई एंगल बना? नहीं बना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर होता तो मैक्सिमाइज करता, क्या करता बच्चों? मैक्सिमाइज करता। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स लगता है और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों लॉरेंज फोर्स। जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता तो उस पर लगने वाले, लंबवत प्रवेश करता हो तो उस पर लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, तो 0 होगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत वेग से चलने वाले आवेश पे, देखो आ गया अभी अभी वाला। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? लंबवत के लिए F इक्वल टू QVB साइन 90 हो जाएगा। थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? लंबवत यानी परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री लेंगे और पैरेलल के लिए क्या लेंगे? 0 डिग्री। इस वाले में देखो क्या लेंगे बच्चों? 0 डिग्री। कोई पैरेलल चल रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? यानी वेलोसिटी और उसके बीच में जब एंगल चेक करेंगे तो बच्चों क्या होगा? वहां पे 0 डिग्री एंगल होगा, तो 0 का साइन 0 की वैल्यू 0 होती है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री, और जब 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे QVB हो जाएगा, QVB हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है भैया, तो केवल वैद्युत क्षेत्र नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं। याद रखिएगा क्या क्या उत्पन्न होता है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, जब कोई धारावाही चालक अपने चारों ओर उत्पन्न करता है, क्या करता है? चारों ओर उत्पन्न करता है। धारावाही चालक का मतलब क्या है? यानी कि वो आवेशित है तो उसमें कौन सा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा बच्चों यहाँ पे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर मैं बात करूं तो आप फॉर्मूला जानते हो बच्चों, फाई इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो आप फॉर्मूला जानते हो, फाई इक्वल टू BA cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां से चुंबकीय क्षेत्र पूछा है तो अगर यहां से B निकालू तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से फाई अपॉन ए एंड कॉस थीटा। तो एंगल की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो फाई की यूनिट क्या होगी बच्चों? यहाँ पे बेवर, बेवर अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एंगल की कोई यूनिट होती नहीं है। तो देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? फॉर्मूले के साथ बता रहा हूं कि यूनिट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको रटना पड़े कि सर में बता दे वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, रट लो, फॉर्मूले से निकालिए। फॉर्मूले याद होंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं यूनिट निकालना। ठीक है, चलिए। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है भाई, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर कोई गतिमान आवेश है यानी कि गति की अवस्था में, तो याद रखना गतिमान आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, भाई चुंबकीय आघूर्ण, अब बताइए फटाफट से, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? इसका फॉर्मूला पता है आप लोगों को? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एम से। तो एम इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू आई ए। तो यहां से आई का मतलब एम्पियर और ए का मतलब चुंबकीय, सॉरी ए का मतलब क्षेत्रफल। तो यहां से अगर यूनिट निकालू तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो आपको दिख गया होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखना, ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं जिससे आप इनको भूलो ना। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, कोई एक पदार्थ है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकन प्राप्त कर लेता है। यानी कि आप किसी सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर से इधर है,
इधर की तरफ रखा है, तो इधर भी इधर रखने पे ये इसके विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। तो विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित हो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। इस तरह का जो गुण पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में पाया जाता है। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसकी विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, तो याद रखना बच्चों डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। ठीक है, याद रखना लौह चुंबकीय पदार्थ में हमेशा डोमेन बनते हैं। नेक्स्ट, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है बच्चों, विरोध करता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय ये भी इसी का ही गुण है, यानी कि आप जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, विरोध करता है। तो याद रखना किसमें, प्रतिचुंबकीय। लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, काफी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को देख के जरूर जाइए। तो लेंज का नियम किस संरक्षण पे, किस संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, तो याद रखना ऊर्जा, किस पे, ऊर्जा, ऊर्जा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। और याद रखना जैसे कि ये जो नियम है फैराडे के नियम है, फैराडे के दो नियम होते हैं, पहले के नियम को हम कहते हैं बच्चों क्या, न्यूमैन का नियम, दूसरे को हम कहते हैं लेंज का नियम। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पहला जो नियम है वो किस पे आधारित, दूसरा जो फैराडे का दूसरा नियम है उसको हम लोग कहते हैं क्या, लेंज का नियम। क्या कहते हैं, लेंज का नियम, और जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। हेनरी प्रति मीटर मात्रक होता है, तो हेनरी प्रति जो मीटर मात्रक होता है बच्चों ये किसका होता है, तो ये होता है हमारा चुंबकशीलता का, किसका, चुंबकशीलता का होता है, किसका, चुंबकशीलता का मात्रक होता है। याद रखिएगा हेनरी प्रति मीटर। चलिए नेक्स्ट, 10 ओम के प्रतिरोध, 10 ओम हेनरी 10 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, उसने ऊर्जा पूछा है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या क्या दे रखा है बच्चों, कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे दे रखा है बच्चों रेजिस्टेंस दे रखा है, और ये दे रखा है बच्चों क्या, हेनरी, हेनरी का मतलब क्या है बच्चों, ये एल दे रखा है, यानी प्रेरकत्व दे रखा है। ठीक है, और 50 वोल्ट की बैटरी, क्या बच्चों 50 वोल्ट की बैटरी, यानी कि बी की वैल्यू मुझे ये दे रखी है। ठीक है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा पूछी है और ये पूछा रेजिस्टेंस। तो बच्चों आप जानते हो आर इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, अगर यहां से कुंडली में संचित ऊर्जा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, U इक्वल टू 1/2 L I स्क्वायर। बट प्यारे बच्चों यहाँ पे L तो हमको दे रखा है L, लेकिन I नहीं दे रखा, तो I हम लोग निकालेंगे कहां से बच्चों, तो I हम लोग निकालेंगे किससे, इससे। ये हमें क्या दे रखा है बच्चों, R दे रखा है, R दे रखा है मुझे यहाँ पे, और इसी के साथ बच्चों मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे वोल्ट दे रखा है। तो ओम का नियम अगर लगाऊं यहाँ पे V इक्वल टू IR, तो यहां से अगर मैं I निकालूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, V/R हो जाएगा, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, और हमें ये कितना दे रखा है बच्चों रेजिस्टेंस 10, तो कितना आ जाएगा ये 5 एम्पियर आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख दो बच्चों, तो 1/2 L कितना दे रखा है बच्चों 10, I कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या आएगा 5 × 25, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 125 जूल। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्वप्रेरकत्व के मात्री हेनरी के समतुल्य हैं, हेनरी के समतुल्य पूछ रहा है भाई, हेनरी के समतुल्य क्या होगा भाई, फटाफट से बताएं क्या होगा। अगर मैं बात करूं तो बच्चों हेनरी के समतुल्य कैसे हैं, हेनरी का मतलब ये कि ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है, स्वप्रेरकत्व और अन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो सेम होता है, हेनरी होता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है E इक्वल्स टू L DI/dt। अब इसने मुझसे पूछा कि हेनरी, तो यहां से अगर L की वैल्यू निकालू तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E × dt/di, क्या हो जाएगा DI। तो यहां से अगर E क्या है बच्चों, E यहाँ पे वैद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, क्या होती है, वोल्ट। और अगर बात करूं dt तो इसकी क्या होती है बच्चों, सेकंड होती है, सेकंड अपॉन, और I का मतलब क्या है बच्चों, एम्पियर, क्या हो गया एम्पियर।
तो ऑप्शन चेक कर लो भाई, कौन सा हो जाएगा, वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। फॉर्मूले के साथ इसलिए बता रहा हूं जिससे आप कभी इन्हें भूलो ना, कभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। चलिए, 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी के प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम संयोजन पे प्रत्यावर्ती वोल्टता का बच्चों यहाँ पे हमें समीकरण दे रखा है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है। तो बी और आई के बीच कलांतर पूछा है बच्चों, क्या पूछा है, कलांतर पूछा है। तो भैया बी और आई के बीच में कलांतर पूछा, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस वाली इक्वेशन को मैं कंपेयर कर सकता हूं, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर सकता हूं। तो बच्चों यहां से अगर मैं देखूं तो v नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से जो v नॉट की वैल्यू है ये आ जाएगी 10√2 वोल्ट, ये आ जाएगी। और ओमेगा टी से अगर कंपेयर करूं मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 200 टी, तो टी से टी कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 200 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, ये आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे कि भैया इसमें दे रखा है 200 ओम प्रतिरोध, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है बच्चों, आर दे रखा है। आर कितना दे रखा है, 200 ओम, और 1 हेनरी यानी एल कितना दे रखा है, 1 हेनरी दे रखा है, कितना, 1 हेनरी, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये एलआर सर्किट है, कौन सा बच्चों, एलआर सर्किट है। तो इसने पूछा कलांतर, तो एलआर सर्किट के लिए कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एलआर सर्किट के लिए कलांतर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, तो एलआर सर्किट के लिए 10 फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। अब एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, ये फॉर्मूला होता है आर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, तो ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 200, एल कितना दे रखा है हमें 1, और आर कितना दे रखा है बच्चों, आर हमें दे रखा है 200। तो इसका ये कैंसिल होने के बाद तो 1 आ रहा है, 1, तो 10 फाई की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 10 फाई इक्वल टू आ गया 1। तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 फाई इक्वल टू 1, तो ये 1045 की वैल्यू होती है, किसकी, 45। तो यहां से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रखा है बच्चों यहाँ पे, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, ये वोल्टेज दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। कितना दे रखा है भैया, ये वोल्टेज मुझे दे रखा है यहाँ पे V, ठीक है। 80 माइक्रो एम्पियर, यानी 80 की यहाँ पे क्या दे रखी है, यानी हमें जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रखा है मुझे, तो वोल्टेज दे रखा है 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। और करंट कितनी दे रखी है मुझे यहाँ पे, तो करंट दे रखी है 80 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर दे रखा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 10 की पावर -3, मिली एम्पियर को जब भी एम्पियर में चेंज करो 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, कुंडली का प्रतिरोध पूछा है, यानी कि मुझसे यहाँ पे क्या पूछा बच्चों, एक्सएल पूछा है, एक्सएल, ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो आप प्यारे बच्चों फॉर्मूला जानते हो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, आर वहां पर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस किसका पूछा है बच्चों, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा कॉइल का, और कॉइल के रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएल से। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा फाइनली, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले की तो आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, लेकिन आर की जगह पे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस का है, ये यहाँ पे कुंडली के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कुंडली के प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से, तो एक्सएल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आई एक्सएल, इंटू मत समझना, आई एक्सएल। तो यहां से अगर मैं यहां से निकालू एक्सएल निकालू, तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास, ऑलरेडी गिवन है, कितनी, 40, और करंट कितना दे रखा है बच्चों, 80 इंटू 10 की पावर -3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 से काटेंगे 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर -3। तो ऑप्शन देखो क्या है, 0.5 है, नहीं है, 0.5 नहीं है, तो इसको मैं पॉइंट को इधर लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा सॉरी, ये प्लस का हो जाएगा, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी बच्चों, प्लस की। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चों 5 इंटू 10 की पावर 2, तो यानी कि 500 आ रहा है, कितना बच्चों, 500 आ रहा है, 500 ओम,
किसमें आएगी यूनिट 500 ओम। ठीक है, पॉइंट से हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरकत्व का मात्रक, भाई प्रेरकत्व का मात्रक याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्या होता है बच्चों, ओम इंटू सेकंड के बराबर होता है। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, यानी हेनरी किसके बराबर होता है बच्चों, तो हेनरी किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा किसके, ओम इंटू सेकंड के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है वन लाइनर फॉर्म में। वैद्युत चुंबकीय तरंगों और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के बीच का कलांतर क्या होता है, क्वेश्चन समझिए, कलांतर। तो इनके बीच का जो कलांतर होता है बच्चों, तो वो होता है हमारा कितना, 0 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बच्चों एक दूसरे के, इनके जो कंपन होते हैं वो परपेंडिकुलर करते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों वो सेम फेस में होते हैं, सेम कला में होने की वजह से इनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। और जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वहां पे क्या होगा बच्चों, कि वहां पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, यानी फेज डिफरेंस वहां पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, फटाफट से जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी इनमें से कौन सी वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो फटाफट से जवाब दीजिए। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो बच्चों गामा, एक्स और अवरक्त, ये तीनों की तीनों जो किरणें हैं बच्चों, ये तीनों की तीनों जो किरणें हैं, ये तीनों की तीनों किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्योंकि तीनों की तीनों स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलती हैं और इन्हें चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन्हें किसी भी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। बट जो हमारी बीटा रेस होती हैं, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो उत्पन्न करती है बच्चों, वो किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, तो वो होती है त्वरित आवेश द्वारा। किसके द्वारा होती है बच्चों, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अगर मोशन कर रही है तभी बच्चों त्वरित आवेश, यानी आवेश जो गति करता है, मोशन करता है, तब जाके हमारी क्या उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं बच्चों, ये कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती हैं। ट्रांसवर्स बोले तो अनुप्रस्थ होती हैं, काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर प्रकृति की बात करें तो ये कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, चलिए न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, न्यूनतम आवृत्ति की यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों, कौन सी वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स जो है वो होती है हमारी, जिनकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, माइक्रोवेव की। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से न्यूनतम आवृत्ति किसकी है, तो किसकी है, माइक्रोवेव की है। किसकी, माइक्रोवेव की है। और अल्ट्रावायलेट रेस क्या होती है बच्चों, जो हमारी सूर्य से लाइट आती है, इससे हमारी सूर्य से जो लाइट आती है वो डायरेक्ट आएगी तो हमारी स्किन पे पड़ेगी तो हमारी स्किन जल जाएगी, स्किन कैंसर हो सकता है। तो हमें इससे जो प्रोटेक्ट करती है उसको हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। एक्स किरणें, जब हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं, अपनी हड्डी वगैरह फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो वहां पे एक्स रेज का यूज किया जाता है, और इसकी खोज की थी रोंजन ने। किसने की थी, रोंजन ने की थी। चलिए, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, यानी सघन माध्यम में भाई आपतन कोण, आई की वैल्यू जो है, इसने बोला भैया कि आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू जो है वो सी के बराबर है भैया। ठीक है, तो बताएं भैया अपवर्तक कोण कितना होगा, सीधी सी बात है, कितना होगा, 90 डिग्री होगा भाई। सघन माध्यम में भैया अपवर्तक कोण अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो वहां पे भैया अपवर्तक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और अगर जैसे ही बच्चों 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो ये यानी प्रकाश की किरण जो है वो अपने दूसरे माध्यम में ट्रेवल कर ही नहीं पाएगी, तो उसी कंडीशन में उसका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। उस कंडीशन में आपतन कोण का मान बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किसमें होती है, अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो है हमारा कौन सा, अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा लाल रंग। अब सर कैसे लाल रंग है, तो आप बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला जानते होंगे। लेंस मेकर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 - के
1/R2। तो प्यारे बच्चों यहां से आपको एक रिलेशन दिख रहा है कि ये हमारा बच्चों क्या है, 1/F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के। अच्छा अब आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है बच्चों किसका, बैगनी रंग का। किसका, बैगनी रंग का। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उसकी फोकस, सॉरी, बैगनी रंग का अपवर्तनांक अगर ज्यादा है तो फोकस दूरी क्या होगी उसकी, कम होगी, कई व्युत्क्रमण न पाती है। ठीक है, तो इसका अभी अब लाल रंग की अगर अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक कम है तो फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, लाल प्रकाश के लिए। लाल प्रकाश की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होती है। कंसेप्ट आपको बता दिया लेंस मेकर फॉर्मूले से कि फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है तो उस सिचुएशन में ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इंटेंसिटी, तीव्रता, चाल, स्पीड, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। तो अगर मैं बात करूं जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, बट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती जिसका नाम है बच्चों क्या, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑप्टिक्स रे ट्रेवल करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट, एक पोलरॉइड की पारदर्शी प्लेट उसी प्रकार की एक अन्य प्लेट पर इस प्रकार रखी है कि उनका ध्रुवण दिशाओं के 30 डिग्री का कोण बनाता है बच्चों। कितना, यानी एंगल इसने बोल दिया मेरे को कितना बच्चों, यहाँ पे इसने एंगल मुझे बोल दिया 30 डिग्री। कितना बच्चों, 30 डिग्री की बात कर रहा है, यानी एंगल इसने मुझे बता दिया 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, प्लेटों को युग्म में एक अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, यानी कि अध्रुवित प्रकाश और निर्गत प्रकाश आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात पूछा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, आपको याद रखना है जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश किसी प्लेट पर पड़ता है तो निर्गत जो हमारा निर्गत प्रकाश होता है ना उसकी क्या हो जाती है बच्चों, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो बच्चों अगर मैं यहां से I1 देखूं तो I1 इक्वल टू ये हो जाता है बच्चों I0/2 हो जाता है। ठीक है, I0/2 हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से I2 निकलूं मेलस के अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ, अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ, मेलस लॉ, तो I2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बच्चों, I1/cos स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मेरे को दे रखी है बच्चों, I2 बराबर I1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, I0/2 और ये कितना दे रखा है बच्चों, cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 30 की वैल्यू आप लोग क्या होती है बच्चों, फटाफट से कमेंट करेंगे। तो I स्क्वायर इक्वल टू I0/2 और cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। और √3/2 का जब होल स्क्वायर मैं फाइनली करूंगा तो I2 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, I1/2 इंटू 3/4। अब 3/4 मिला बच्चों। अगर मैं यहां से देखें, अगर I2 का डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, I2/I0 इक्वल टू 3 ऊपर का ऊपर 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो क्या हो जाएगा 3/8। क्या हो जाएगा 3/8। तो कितना हो जाएगा रेशियो 3/8। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाता है। याद रखना जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश किसी प्लेट पर पड़ता है तो निर्गत प्रकाश का क्या हो जाता है बच्चों, आधा हो जाता है। ठीक है, निर्गत जो प्रकाश होता है उसका क्या हो जाती है, तीव्रता आधी हो जाती है इसका, ये मेलस के नियम के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को दर्शाती है, इनमें से कौन सी ऐसी घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को कंफर्म करती है कि इसी रीजन की वजह से जो उसका नेचर है वो अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स होता है। तो याद रखना है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बच्चों क्या, ध्रुवण। और बाकी सब में जो प्रकाश होती है वो बच्चों हमारा क्या होती है, अनुदैर्ध्य भी होती है, अनुप्रस्थ भी होती है, तीनों के गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन ध्रुवण क्लियर कर देता है कि प्रकाश का जो गुण है वो कैसा होता है बच्चों, अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। नेक्स्ट, एक फोटोन जिसकी ऊर्जा 3.4 eV है एक ऐसी धातु की सतह पर आपतित होता है जिसका कार्यफलन, बच्चों देखिए ध्यान से, कार्यफलन की बात कर रहा है यहां पे बच्चों, यानी कार्यफलन, कार्यफलन
कार्यफलन को हम लोग बोलते हैं बच्चों वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग किससे, फाई से। कितना दे रखा है, यानी कार्यफलन कितना दे रखा है बच्चों मुझे को, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बच्चों, 2 eV। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दे रखी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है मुझे, टोटल एनर्जी ये मेरे को दे रखी है बच्चों कितनी, 3.4 eV। ठीक है, तो आपसे पूछा धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी E इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन कार्यफलन, कार्यफलन प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो यहां से अगर टोटल एनर्जी देखूं मैं, इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, 2 eV, 2 eV प्लस, और हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और हमें टोटल एनर्जी भी तो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.4। तो 3.4 eV इक्वल टू 2 eV प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब 2 eV को हम इधर लेके आएंगे तो कितना होगा, 3.4 eV माइनस के 2 eV, तो ये काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी बच्चों यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी बचेगी हमारी कितनी बच्चों, 1.4 eV। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बताइए फटाफट से, समझ में आया नहीं आया। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है बच्चों, इसको आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। जब हमने आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ाई थी तो वहां पे ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से एनालिसिस कराऊं और आपको समझ में आए। और वीडियो को उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखा है। अगर वीडियो आपने अंत तक देखा है तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन एकदम सही हैं, और उससे आप लोगों की तैयारी पता चलेगी, आप लोगों की तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, अच्छा एक चीज और कहना चाहूंगा, तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे हम लोग आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्लास का नोटिफिकेशन भी वहां पे आप लोगों को मिल जाता है कि क्लास कब होगी, कैसे क्या होगी, सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। और आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आप लोगों को नोटिफिकेशन, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो इससे हमारी बच्चों हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें काम करने की प्रेरणा मिलेगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि शानदार ये क्लास आपकी शानदार रही होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।